सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने यह जाना कि महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े, कैसे श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र के नाटकों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सत्य की तरफ उनका झुकाव शुरू हुआ। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आदर्श था। मोहन के बड़े भाई और एक रिश्तेदार की शादी थी। खर्चा बचाने के लिए मोहन का ब्याह भी कर दिया गया और उस समय वो 13 साल के थे। बाजा गाजा, नए कपड़े, बढ़िया खाना और उत्सव में तीनों बालक खोए हुए थे। शादी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उन्हें खबर तक नहीं थी। बड़े होने के बाद मोहनदास बाल विवाह के घोर विरोधी हो गए थे। कस्तूरबाई, उनकी पत्नी, उम्र में मोहन से कुछ महीने बड़ी ही थी। शुरू में दोनों एक दूसरे से लजाते थे। फिर मोहन को लगा कि उन्हें खेलने के लिए एक नई दोस्त मिल गई। किसी किताब में मोहन ने एक पत्नी व्रत के बारे में पढ़ा। उन्हें बात जम गई। पति को तो अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना ही चाहिए, लेकिन इस व्रत का उन पर एक बुरा असर भी पड़ा। वो खुद को कस्तूरबाई से बेहतर समझने लगे। हमेशा ही उन्हें अपनी निगरानी में रखना चाहते थे। कस्तूरबाई कहीं भी जाए, मोहन चाहते थे कि वो उनसे अनुमति लेकर के ही जाए। कस्तूरबाई ऐसी कैद सहन करने वाली नहीं थी। उन्हें जहां भी जाना होता वो बिना पूछे निकल जाती और इस वजह से दोनों के बीच कभी कभी झगड़े होते थे, बातचीत भी बंद हो जाती थी। नोक झोंक कितनी भी होती हो, पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कस्तूरबाई एकदम अनपढ़ थी। मोहन उन्हें अपनी किताबों से पढ़कर सुनाते थे। उन दिनों लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। मोहन की कुछ कोशिशों के बावजूद कस्तूरबाई जीवन भर ठीक से पढ़ना लिखना सीख नहीं सकी। शादी की वजह से मोहन की 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई थी, लेकिन एक अध्यापक ने उन पर भरोसा किया और उन्हें एक कक्षा आगे डलवा दिया। उनका कहना था, मेहनत करो, 2 दर्जे की परीक्षा 1 साल में पास कर लोगे। 2 साल की परीक्षाएं एक साथ देना। इसी समय पढ़ाई का माध्यम गुजराती से अंग्रेजी हो गया। रेखा गणित तो मोहन के लिए बहुत कठिन थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था। उनका मन करता कि एक कक्षा नीचे चले जाएं, लेकिन अगर फेल हुए तो गुरुजी का विश्वास टूट जाएगा, शर्मिंदगी तो होगी ही। डर के मारे उन्होंने खूब मेहनत करी और फिर रेखा गणित समझ में आने लगा, आसान लगने लगा। वे सहज तर्कशास्त्र ही तो था। संस्कृत के अध्यापक बहुत सख्त थे। मोहन को संस्कृत में इतना कुछ रटना, उसे याद रखना मुश्किल लगता था। वो संस्कृत छोड़ने की कोशिश करने लगे। शिक्षक को यह बुरा लगा कि छात्र हार मान रहा है। उन्होंने मोहन की हिम्मत बढ़ाई और उनके प्यार ने मोहन का मन बदल दिया। लगातार अभ्यास करने से उनकी संस्कृत ठीक हो गई। बड़े होने के बाद बापू संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर जी का बहुत उपकार मानते थे। उन्हीं की वजह से वे संस्कृत शास्त्रों का आनंद ले पाए। बापू कहते थे कि उच्च शिक्षा में मातृभाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी पुरानी जुबानें सीखने वालों को बहुत से फायदे होते हैं। उनके लिए दूसरी भाषाएं सीखना सुलभ हो जाता है। कभी कभी जब विद्यालय मोहन को कोई पुरस्कार या वजीफा देता तो उन्हें अचरज होता। वो बहुत होशियार चाहे नहीं हो, लेकिन मेहनती और ईमानदार तो थे। सभी अध्यापक उनके लिए स्नेह रखते थे। पढ़ाई का डर उनके मन से अब चला गया था। पढ़ाई की ही नहीं, उन्हें अपने व्यवहार की भी चिंता रहती थी। छोटी सी चूक से उनकी आंख भर आती। कोई शिक्षक अगर डांट देता तो पूछो ही मत।
मोहन को सजा मिलने से ज्यादा इस बात का पछतावा होता कि उन्होंने सजा लायक काम किया ही क्यों। उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक दोराब जी हर काम कायदे से करते थे। अनुशासन और खेल कूद पर उनका जोर था। वे सभी लड़कों के प्रिय भी थे। पढ़ाई के बाद व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल जब तक अनिवार्य नहीं हुए तब तक मोहन उनमें भाग नहीं लेते थे। शर्मीले थे तो उन्हें संकोच भी होता था। वो खेल कूद का शिक्षा में कोई स्थान नहीं मानते थे। मोहन एक बार शनिवार को खेल के मैदान में देर से पहुंचे। उनकी हाजिरी नहीं लगी। बाद में दोराब जी ने उनसे कारण पूछा तो जवाब मिला वो उन्हें ठीक नहीं लगा। गुस्से में उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो और गैर हाजिरी की वजह से उन्हें एक आने का जुर्माना भरना पड़ा। बाद में जुर्माना रद्द हो गया। उन दिनों मोहन के पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें सेवा की जरूरत थी। उन्होंने विद्यालय पत्र लिखकर मोहन को खेलकूद से छूट दिलवा दी। व्यायाम ना करने का उनकी सेहत पे कोई असर तो नहीं पड़ा। खुली हवा में दूर तक टहलने के बारे में मोहन ने कहीं पढ़ा था और ये आदत उनकी जीवन भर रही। लंबी दूरी तक पैदल सैर करने से उनका शरीर मजबूत बना रहा। लेकिन बाद में बापू ने लिखा कि व्यायाम के बारे में वे अपने लड़कपन में एकदम गलत थे। उन्हें बड़ा होने पर ही समझ में आया कि शिक्षा के लिए शरीर की कसरत भी उतनी ही जरूरी है जितना कि मानसिक अभ्यास। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि बचपन में बापू के दोस्त किस तरह के थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा। इस वीडियो से हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने यह पढ़ा है कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अगर पूर्ण संख्याओं की संग्रह यानी कलेक्शन से आपको कोई 2 पूर्ण संख्याएं लेकर उनको जोड़ने को कहा जाए तो क्या आपको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी? विचार करें। हाँ, किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत समृद्ध यानी क्लोज्ड है। क्या योग की ही तरह पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन भी एक पूर्ण संख्या ही होती है? विचार करें। एक बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाया जाए तो हमें जरूर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से अगर a b से बड़ी संख्या होती है तो a ऋण b एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर हम कोशिश करें छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाने की तो यह संभव नहीं। इसलिए अगर a b से बड़ी संख्या होती है तो छोटी संख्या b ऋण बड़ी संख्या a एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यानी कि किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं को घटाकर हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। जब बात आती है 2 पूर्ण संख्याओं के गुणन की तो हर बार हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यानी कि किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं का गुणन हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होती है। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। इसी तरह अगर बात करें 2 पूर्ण संख्याओं के विभाजन की तो हमें पूर्ण संख्या तभी प्राप्त होती है जब संख्या का पूरी तरह विभाजन होता हो। लेकिन कई बार विभाजन का परिणाम यानी रिजल्ट एक पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे 2 रोटियों को 4 भागों में बांटेंगे तो हर एक भाग में आधी रोटी आएगी। यानी कि 2 विभाजित 4 का परिणाम 0.5 आएगा। 0.5 यह संख्या पूर्ण संख्याओं के संग्रह यानी कलेक्शन में नहीं है। इसलिए यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं का विभाजन हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होती। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इस प्रकार आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं का संग्रह
योग और गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इस गुण को और अच्छे से जानेंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर के समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के उदाहरण। विपुल और मीना एक खेल खेल रहे हैं। पहले विपुल कोई भी दो पूर्ण संख्याएं बोलता है और उनका गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करता है। फिर मीना दो पूर्ण संख्याएं बोलती है और उनका गुणन करती है। जब भी किसी को गुणन का परिणाम एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, उसके अंकों में 1 से वृद्धि होती है। अगर पहली पारी विपुल की हो तो क्या आप बता पाएंगे 5वीं पारी के अंत में किसके अंक ज्यादा होंगे? चूंकि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं, यानी कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं a और b के लिए a गुना b भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। इसलिए विपुल और मीना चाहे कोई भी दो पूर्ण संख्याएं ले, हर बार उनको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे यहाँ विपुल ने पहली पारी में संख्याएं 2 और 3 ली और उनके गुणन का परिणाम 6 आया, इसलिए विपुल का अंक 1 से बढ़ गया। फिर मीना ने संख्याएं 3 और 4 बोली और इनका गुणन करने पर उसे 12 यह संख्या प्राप्त हुई, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसलिए मीना को भी 1 अंक मिलेगा। अब आती है विपुल की पारी। विपुल ने संख्याएं बोली 5 और 2। क्या इस बार भी विपुल को 1 अंक मिलेगा? विचार करें। आपने सही पहचाना। 5 और 2 का परिणाम है 10, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसलिए उसे फिर से 1 अंक मिलेगा। इसके बाद मीना ने 2 संख्याएं बोली 2 और 1। इनका गुणन करने पर उसे परिणाम प्राप्त हुआ 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसलिए उसे फिर से 1 अंक मिलेगा। अब 5वीं पारी है विपुल की। विपुल ने संख्याएं ली 0 और 2। क्या अब भी विपुल को 1 अंक मिलेगा? सोचिए सोचिए। हाँ, आपने सही सोचा। 0 गुना 2 बराबर 0। चूंकि 0 भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए विपुल को 1 और अंक मिलेगा। इसी के साथ विपुल के अंक हुए 3 और मीना के अंक हुए 2। इस तरह से सबसे ज्यादा अंक हुए विपुल के। अगला उदाहरण स्पष्ट करे कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। आइए इसके लिए 3 उदाहरण लेते हैं। तीनों उदाहरणों में 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा है और उनका परिणाम भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ है। इसी तरह से यदि हम किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं a और b को लेते हैं और उन्हें जोड़ते हैं, तो उनका योग a धन b हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगा। इसलिए पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। अगला उदाहरण पूर्ण संख्याएं 5 और 0 विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इस कथन को सत्यापित करें। विभाजन का अर्थ है समान रूप से बांटना। अगर आपके पास 0 चॉकलेट है जिन्हें आपको अपने 5 दोस्तों में समान रूप से बांटना है, तो आप अपने दोस्तों को कोई भी चॉकलेट नहीं दे पाओगे। यानी कि 0 का 5 से विभाजन एक पूर्ण संख्या 0 ही होगी। क्या 5 का 0 से विभाजन भी एक पूर्ण संख्या होगी? विचार करें। अगर आपके पास 5 चॉकलेट है जिन्हें आपको 0 दोस्तों में समान रूप से बांटना है, तो आप इन्हें कभी भी नहीं बांट पाओगे। यानी कि 5 का 0 से विभाजन का परिणाम आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 5 का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी कि 5 विभाजित 0 का परिणाम एक पूर्ण संख्या नहीं कही जा सकती। इसलिए पूर्ण संख्याएं 5 और 0 विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इस वीडियो में हमने देखे पूर्ण संख्याओं के समृद्ध गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इस गुण की मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स के समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी से संबंधित मिथ्या धारणाएं और इन्हें दूर करेंगे।
मिथ्या धारणा 1। शिक्षक ने कक्षा में एक सवाल पूछा। सवाल था, क्या पूर्ण संख्याएं 7 और 4 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध यानी क्लोज्ड है? इस पर मुकेश ने हाँ यह जवाब दिया और राहुल ने नहीं यह जवाब दिया। क्या आप बता सकते हैं किसने सही जवाब दिया? 7 ऋण 4 के बराबर 3 होता है। इस समझ के साथ यह धारणा बन जाती है कि 4 ऋण 7 भी 3 के बराबर ही है। चूंकि 7 और 4 की तरह ही 3 भी एक पूर्ण संख्या ही है, इसलिए 7 और 4 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है यह समझा जाता है और इस समझ से मुकेश का जवाब सही प्रतीत होता है, लेकिन यह गलत जवाब है। सही समझ है कि 7 ऋण 4 का परिणाम 3 के बराबर तो होता है, लेकिन 4 ऋण 7 का परिणाम 3 के बराबर नहीं होता। परिणाम संख्या ऋण 3 होती है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि यह ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर है। इसलिए पूर्ण संख्याएं 7 और 4 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इस समझ से राहुल ने दिया जवाब सही है। ऋणात्मक संख्या के बारे में हम आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। मिथ्या धारणा 2। शिक्षक ने कक्षा में एक सवाल पूछा। सवाल था, क्या 6 और 0 विभाजन यानी डिवीजन के अंतर्गत समृद्ध है? इस पर निशा ने हाँ यह जवाब दिया और मनीष ने नहीं यह जवाब दिया। क्या आप बता सकते हैं किसने सही जवाब दिया? कई बार यह गलतफहमी होती है कि किसी भी पूर्ण संख्या का 0 से विभाजन 0 ही होता है, जो कि 0 भी एक पूर्ण संख्या है। इसलिए निशा ने शिक्षक के सवाल का हाँ यह जवाब दिया। इसी गलतफहमी के कारण दिए सवाल का जवाब ऑप्शन 1 दिया जाता है। सही समझ है 6 या किसी भी पूर्ण संख्या का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। इस वीडियो से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के समृद्ध गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का व्यवकलन। कई स्थितियों में हमें परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 3/4 मीटर लंबी लकड़ी की पट्टी लाई और इसका प्रयोग फोटो की एक फ्रेम बनाने के लिए किया। फ्रेम बनाने के बाद आपने देखा कि अभी भी 1/4 मीटर पट्टी शेष है। अब अगर आपको पता करना होगा कि फोटो की फ्रेम बनाने के लिए कितनी पट्टी लगी, तो यह आप कैसे पता करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, आपको 3/4 मीटर में से 1/4 मीटर को घटाना होगा, यानी कि यहाँ आपको 2 परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करना होगा। तो चलिए जानते हैं यह व्यवकलन हम कैसे करेंगे। आइए 3/4 ऋण 1/4 का परिणाम ज्ञात करें। परिणाम ज्ञात करने के लिए हम व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं, फिर व्यवकलन का चिन्ह बदलकर योग का चिन्ह लिखते हैं और फिर दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसके साथ उसे जोड़ने पर परिणाम 0 आता है। इस तरह से यहाँ 1/4 का योज्य प्रतिलोम है ऋण 1/4। इस प्रकार हमने 3/4 ऋण 1/4 को 3/4 धन ऋण 1/4 में परिवर्तित कर लिया है। इसके बाद हम परिमेय संख्याओं का हर बराबर कर लेते हैं। चूंकि यहाँ हर पहले से बराबर है, इसलिए हम आगे हल कर सकते हैं। इसे हम संख्या रेखा पर हल कर सकते हैं और संख्या रेखा के बिना भी हल कर सकते हैं। चलिए इसका परिणाम संख्या रेखा पर ज्ञात करें। इसके लिए पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और उस पर पूर्णांक अंकित करेंगे। यहाँ प्रत्येक इकाई दूरी दर्शाती है 1 मीटर। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर 4 है। हर से हमें पता चलता है कि प्रत्येक पूर्ण या प्रत्येक इकाई के 4 बराबर भाग करने हैं। इसलिए हम संख्या रेखा की प्रत्येक इकाई दूरी के 4 बराबर भाग करेंगे। इन्हें शून्य के दाईं ओर 1/4, 2/4,
3/4 इस प्रकार नाम देंगे और बाईं ओर ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4 इस प्रकार नाम देंगे। अब हम देखते हैं कि पहली संख्या 3/4 है, इसलिए हम संख्या रेखा पर 3/4 का स्थान ज्ञात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी संख्या ऋण 1/4 है, जो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए हम 3/4 की बाईं ओर दूसरी संख्या के अंश जितने कदम चलते हैं। यहाँ अंश 1 है, इसलिए हम 1 कदम चलेंगे। चूँकि 1 कदम इकाई का चौथा भाग है, इसलिए 1 कदम मतलब 1/4 मीटर दूरी। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि 3/4 के बाईं ओर हम 1/4 इकाई दूरी चलते हैं। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं संख्या 2/4 पर, जो कि 3/4 धन ऋण 1/4 का परिणाम है, यानी कि 3/4 ऋण 1/4 का परिणाम है। व्यवकलन का परिणाम संख्या रेखा के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ भी जरूरी है कि हम व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्तित करें। फिर हम देखते हैं कि हर बराबर है, इसलिए हम हर वैसा का वैसा रखते हैं और अंशों को जोड़ते हैं। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 2/4। इसे हम मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 1/2। अब चलिए इसे एक और उदाहरण से समझें। मान लीजिए हमें 42/8 ऋण 17/6 का परिणाम ज्ञात करना है। तो चलिए इस व्यवकलन का परिणाम ज्ञात करें। सबसे पहले हम व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा लिखेंगे, फिर व्यवकलन का चिन्ह बदलकर योग का चिन्ह लिखेंगे और फिर दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। यहाँ ऋण 17/6 का योज्य प्रतिलोम है 17/6, इसलिए हम संक्रिया में दूसरे स्थान पर 17/6 लिखेंगे, यानी कि ऋण 42/8 ऋण 17/6 बराबर ऋण 42/8 धन 17/6। अब हम देखते हैं कि इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर नहीं है। हर बराबर करने के लिए हम लसअ का उपयोग करेंगे। यहाँ 8 और 6 का लसअ है 24, इसलिए हम दोनों परिमेय संख्याओं का लसअ 24 करेंगे। इसके लिए हम ऋण 42/8 के अंश और हर दोनों को 3 से और 17/6 के अंश और हर दोनों को 4 से गुणा करेंगे। इससे संक्रिया बन जाएगी ऋण 126/24 धन 68/24। हर समान होने पर हम अंशों का योग करते हैं और हर वैसा का वैसा रखते हैं। अंशों का योग है ऋण 126 धन 68 बराबर ऋण 58, इसलिए हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 58/24। इसे ही हम मानक रूप में ऋण 29/12 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं का व्यवकलन। अगले वीडियो में इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के व्यवकलन से संबंधित कुछ उदाहरण। सुरेश ने 5.5 मीटर लंबाई का कपड़ा खरीदा। उसमें से उसने 2.25 मीटर लंबाई का कपड़ा अपने भाई को दिया। ज्ञात कीजिए शेष कपड़े की लंबाई क्या होगी। खरीदे हुए कपड़े की कुल लंबाई 5.5 मीटर है। उसमें से सुरेश ने 2.25 मीटर लंबाई का कपड़ा अपने भाई को दिया। इसका मतलब 5.5 मीटर कपड़े में से 2.25 मीटर कपड़ा निकाला गया। इसलिए शेष कपड़े की लंबाई 5.5 मीटर से 2.25 मीटर का व्यवकलन कर पता की जा सकती है। व्यवकलन करने के लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। जैसे 5.5 को अंश बटा हर के रूप में लिखने के लिए हम 5 गुणा 2 धन 1 करते हैं और अंश 11 प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ हर को वैसा का वैसा रखकर हम 5 और 1/2 को 11/2 के रूप में निरूपित करते हैं। क्या आप बता पाएंगे 2.25 को हम अंश बटा हर के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, इसे हम 9/4 लिखेंगे। अब हम दोनों संख्याओं का व्यवकलन करेंगे। अब हम व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्तित कर लेंगे। इसके लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा लिखेंगे, फिर व्यवकलन का चिन्ह बदलकर योग का चिन्ह लिखेंगे और फिर दूसरी संख्या 9/4 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे, यानी कि ऋण 9/4 लिखेंगे। अब चलिए इसका परिणाम ज्ञात करें। यहाँ दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर नहीं है, इसलिए पहले हमें इनका हर बराबर करना होगा। हर बराबर करने के लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का लसअ प्राप्त करेंगे। यहाँ 11/2 के हर 2 और ऋण 9/4 के हर 4 का लसअ है 4। ऋण 9/4 का हर पहले से 4 है, इसलिए हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन 11/2 का हर 4 नहीं है। हर 4 करने के लिए हम 11/2 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे।
इससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी 22/4। अब दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर है, इसलिए हम अंशों को जोड़ेंगे और हर को वैसा का वैसा रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 13/4। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुरेश के पास 13/4 मीटर यानी कि 3.25 मीटर लंबाई का कपड़ा शेष है। अगला उदाहरण, ज्ञात कीजिए ऋण 13/16 ऋण 18/21। चलिए पहले व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्तित करें। इसके लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे, फिर व्यवकलन का चिन्ह बदलकर योग का चिन्ह लिखेंगे और फिर दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। इसे हल करने के लिए आइए इनका हर बराबर कर ले। हर बराबर करने के लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का लसा प्राप्त करेंगे। यहाँ ऋण 13/16 के हर 16 और ऋण 18/21 के हर 21 का लसा है 336। ऋण 13/16 का हर 336 करने के लिए हम इसके अंश और हर दोनों को 21 से गुणा करेंगे और ऋण 18/21 का हर 336 करने के लिए हम इसके अंश और हर दोनों को 16 से गुणा करेंगे। इससे ऋण 13/16 की तुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर प्राप्त होगा ऋण 273/336 और ऋण 18/21 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 288/336। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। चूँकि हर बराबर है इसलिए हम अंशों को जोड़ेंगे और हर वैसा का वैसा रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 561/336। यहाँ अंश और हर का मस 3 है, इसलिए हम दोनों को 3 से विभाजित कर मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करेंगे, जो कि ऋण 187/112 है। प्रयास कीजिए। यहाँ एक जादू वर्ग दिया है जिसमें प्रत्येक पंक्ति का योग 3/4 है। ज्ञात कीजिए A, B और C कौन सी परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के व्यवकलन से जुड़ी मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियाँ। मिथ्या धारणा 1, मान लीजिए तापमान में वृद्धि धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर से और गिरावट ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रैशनल नंबर से निरूपित की जाती है। इसके उपयोग से निम्नलिखित सवाल को हल कीजिए। एक पहाड़ी स्थान पर एक दिन तापमान 59/3 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वातावरण में अचानक आए परिवर्तन के कारण तापमान में ऋण 2/3 डिग्री सेल्सियस से बदलाव होता है। तो बदलाव के बाद तापमान क्या होगा। परिमेय संख्याओं के संदर्भ में बच्चों को अक्सर सवाल समझने में कठिनाई होती है। जैसे इस सवाल को हल करने के लिए बच्चे यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें 59/3 और ऋण 2/3 का योग करना है या व्यवकलन। जवाब प्राप्त करने के लिए कुछ बच्चे इन दोनों परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं 61/3 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक गलत जवाब है। चलिए सही जवाब प्राप्त करें। यहाँ बदलाव ऋणात्मक परिमेय संख्या में दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। ऋण चिन्ह से हमें पता चलता है कि तापमान में गिरावट हो रही है। अगर तापमान में गिरावट हो रही है तो जवाब 61/3 नहीं आ सकता, क्योंकि यह 59/3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। सही समझ यह है कि बदलाव प्राप्त करने के लिए अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति का व्यवकलन किया जाता है। जैसे यहाँ तापमान में बदलाव बराबर अंतिम तापमान ऋण प्रारंभिक तापमान। इसे ही हम लिख सकते हैं अंतिम तापमान बराबर तापमान में बदलाव धन प्रारंभिक तापमान। तो इसका अर्थ है यहाँ हमें दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना होगा। 59/3 धन ऋण 2/3 बराबर 57/3 बराबर 19 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अब चलिए जानते हैं कुछ साधारण गलतियाँ। अगर बच्चों को पूछा जाए कि ऋण 5/6 ऋण 4/6 का परिणाम क्या होगा, तो कुछ बच्चे इस सवाल को देखते ही यह सोचने लगते हैं कि उदाहरण में व्यवकलन की संक्रिया दी है, इसका परिणाम ज्ञात करने के लिए वे पहली संख्या का चिन्ह नजरअंदाज करते हैं और 5/6 से 4/6 का व्यवकलन करते हैं, जिससे उन्हें गलत परिणाम प्राप्त होता है 1/6। संक्रिया से संबंधित ऐसी उलझन को दूर करने के लिए हमें संक्रिया को दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स लेकर योग की संक्रिया में व्यक्त करते हैं।
ऋण 5/6 धन ऋण 4/6। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है। जब योग की संक्रिया में दोनों संख्याओं का चिन्ह समान होता है तब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ इन संख्याओं को जोड़कर हम सही परिणाम प्राप्त कर लेंगे। ऋण 9/6, ऋण 5/6, ऋण 4/6 का परिणाम ज्ञात करते समय कुछ बच्चे यह भी सोचते हैं कि दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसलिए इनका जवाब धनात्मक आएगा। इसलिए वे परिणाम 9/6 प्राप्त करते हैं, जबकि सही परिणाम है ऋण 9/6। इस मिथ्या धारणा का कारण यह है कि वे ऋण ऋण धन होता है यह याद कर लेते हैं और सभी संक्रियाओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जबकि यह समझ सिर्फ गुणन और विभाजन की संक्रियाओं के लिए सही है, योग या व्यवकलन के लिए नहीं। इसे हम गुणन और विभाजन के वीडियो में और अच्छे से जानेंगे। अगर बच्चों को पूछा जाए कि एक धनात्मक परिमेय संख्या से ऋणात्मक परिमेय संख्या को घटाया जाए तो परिणाम दोनों संख्याओं से बड़ा होगा या छोटा, तो बच्चे जवाब देते हैं परिणाम छोटा होगा। इस जवाब के पीछे उनकी मिथ्या धारणा होती है कि व्यवकलन से हमेशा छोटी संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमारा सवाल है कि 9/8 ऋण 5/8 का परिणाम ज्ञात करें। इसके लिए हम इसे 9/8 धन 5/8 के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर इसे हम हल करेंगे तो हमें जवाब प्राप्त होगा 14/8, जो कि दोनों परिमेय संख्याओं से बड़ी संख्या है। इसलिए ध्यान रहे, धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या को घटाने पर परिणाम बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो अब आपकी कई मिथ्या धारणाएं दूर हुई होगी। इस प्रकार आज हमने देखी परिमेय संख्याओं के व्यवकलन से जुड़ी मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियाँ। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं की विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण से संबंधित उदाहरण। मनीष ने एक रस्सी को 4 टुकड़ों में काटा। काटे गए टुकड़ों की लंबाई इस प्रकार थी। रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। रस्सी के 4 टुकड़ों की लंबाई है 7/9 मीटर, 5/12 मीटर, 11/12 मीटर और 5/3 मीटर। इसलिए रस्सी की कुल लंबाई इन चारों टुकड़ों का योग होगी। रस्सी की कुल लंबाई बराबर 7/9 मीटर धन 5/12 मीटर धन 11/12 मीटर धन 5/3 मीटर। यहाँ हम देखते हैं कि 5/12 और 11/12 का हर यानी डिनोमिनेटर समान है, इसलिए इनका योग करना आसान है। चूंकि परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स के लिए योग साहचर्य यानी एसोसिएटिव है, इसलिए हम
5/12 और 11/12 को कोष्ठक में लेकर इस कोष्ठक को पहले सरल कर सकते हैं। इससे हमें कोष्ठक का परिणाम प्राप्त होगा 16/12, जिसे हम 4/3 लिख सकते हैं। अब हम 4/3 और 5/3 को कोष्ठक में लेंगे। हल करने पर परिणाम आएगा 9/3 यानी कि 3। अब 3 धन 7/9 बराबर 3 और 7/9 है, यानी कि 34/9 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रस्सी की कुल लंबाई 3 और 7/9 मीटर है। अगला उदाहरण, राहुल ने अपने पास स्थित 1 और 4 सप्तमांश चॉकलेट का 2/3 भाग अमित को दिया। अमित ने उसे प्राप्त चॉकलेट का 3/4 भाग नीता को दिया। ज्ञात कीजिए नीता को कितनी चॉकलेट प्राप्त हुई। राहुल के पास 1 और 4 सप्तमांश चॉकलेट है, यानी कि 11/7 चॉकलेट है। अमित को इस चॉकलेट का 2/3 भाग प्राप्त हो रहा है, यानी कि अमित को 2/3 गुणा 11/7 चॉकलेट प्राप्त हो रही है। नीता को इसका 3/4 भाग प्राप्त हो रहा है, इसलिए नीता को प्राप्त चॉकलेट है 3/4 गुणा कोष्ठक में 2/3 गुणा 11/7। चलिए इसे हल करें। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है, इसलिए हम यहाँ इस प्रकार समूह बना सकते हैं। कोष्ठक सरल करने पर हमें परिमेय संख्या 1/2 प्राप्त होगी। अब हम 1/2 और 11/7 का गुणन करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 11/14। इस तरह से नीता को कुल चॉकलेट का 11/14 भाग प्राप्त हुआ है। अगला उदाहरण, सुनीता और मनीषा 68 विभाजित 17/25 विभाजित 17/25 को हल कर रहे थे। दोनों ने दर्शाए प्रकार से इसे सरल किया, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग आया। क्या आप बता सकते हैं किसका उत्तर सही है और क्यों? परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है, यानी कि विभाजन की संक्रिया में किसी भी प्रकार समूह नहीं बनाए जा सकते। यहाँ मनीषा ने गलत प्रकार से समूह बनाया है, जिससे उसे गलत जवाब प्राप्त हुआ है। परिमेय संख्याओं का विभाजन दिए गए क्रम से ही किया जाना आवश्यक है। सुनीता यह बात अवश्य जानती होगी, इसलिए उसे सही परिणाम प्राप्त हुआ है। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं की विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण से संबंधित उदाहरण। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम हॉक डियर यानी पाढ़ा हिरन और बार्किंग डियर यानी काकर हिरन के पास चलेंगे। पाढ़ा, जिसे अंग्रेजी में हॉक डियर कहते हैं, ये एक छोटा सा हिरन है जिसका आवासीय क्षेत्र पाकिस्तान से लेकर उत्तरी भारत और मुख्य भूभागीय दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला है। पाढ़ा हिरन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है। इसकी औसत आयु 15 से 20 वर्ष तक होती है और इसका वजन 35 से 45 किलोग्राम तक होता है।
ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। नर पाढ़ा हिरन की ऊंचाई 65 से 75 सेंटीमीटर और मादा पाढ़ा हिरन की ऊंचाई 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनकी लंबाई 105 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। इनका अगला पैर पिछले पैर से ज्यादा छोटा होता है। ये ज्यादातर समूह के बजाय एकांत में रहना पसंद करते हैं और इनके समूह में अधिक से अधिक 2 से 5 पाड़ा हिरणों की संख्या होती है। हॉग डियर पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। ये केवल वनस्पति खाते हैं। इनके आहार में घास, हरी पत्ती, फल फूल और गिरे हुए पत्ती शामिल है। इनका गर्भकाल 210 से 240 दिनों का होता है। नर पाढ़ा हिरन के ऊपर सींग होता है। जब हम इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें चीतल से ही मिलते जुलते जो इनके स्किन का कोट होता है वो पाया जाता है। इस पे भी स्पॉट्स होते हैं, लेकिन ये उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं जितने कि चीतल में पाया जाता है। इनका हाइट भी चीतल से कम होता है। जो मेल होते हैं उनमें एंटलर्स पाया जाता है, फीमेल में नहीं होता है, जिसे ये एनुअली शेड कर देते हैं। 3 साल में जो फीमेल होती हैं वो एडल्ट हो जाती हैं और गर्भ धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये मेनली ये हर्बीवोर हैं और घास, कंदमूल और पत्तियाँ इत्यादि खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनको शेड्यूल 3 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। पटना जू में इनकी संख्या लगभग 40 के आसपास है और इनके लिए काफ़ी नेचुरलिस्टिक इनक्लोजर है जिसमें बड़े बड़े वृक्षों को देखा जा सकता है। बार्किंग डियर यानी काकर हिरण अन्य हिरणों की तरह ही स्तनधारी जानवर है। यह अपनी सुंदर आंखें और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही चंचल होता है, जिसके कारण लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। ये संभवतः सभी प्रजातियों के हिरणों में सबसे पुराना है। इसे धरती पर 150 से 350 लाख वर्ष पूर्व देखा गया। इसके जीवाश्म फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में पाए गए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मुंटियाकस मुंचाक है। आज इसकी जीवित प्रजाति दक्षिण एशिया के मूल निवासी हैं और ये भारत से लेकर श्रीलंका, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडो चाइना, पूर्वी हिमालय और म्यांमार में पाए जाते हैं। नर काकर हिरण का वजन मादा काकर हिरण से थोड़ा ज्यादा होता है। नर काकर हिरण का वजन 14 से 28 किलोग्राम होता है। इसका औसतन जीवन काल 18 से 25 वर्ष का होता है। इसके बाल छोटे और मुलायम होते हैं। बालों का रंग भूरा या स्लेटी होता है और कभी-कभी उनमें सफेदी भी झलकती है। खतरे का आभास होने पर यह जो ध्वनि निकालता है वह भौंकने के समान होता है। इसीलिए इसको अंग्रेजी में बार्किंग डियर भी कहते हैं। यह अपने आकार के विपरीत काफी उग्र हो सकते हैं। बार्किंग डियर का गर्भकाल 160 से 170 दिनों का होता है और ये एक बार में 1 या 2 बच्चे को जन्म देते हैं। ये घास, हरी पत्ती, फल फूल खाना पसंद करते हैं। बार्किंग डियर जो हैं इसे हिंदी में कोटरा भी कहा जाता है। ये संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। इनका रंग जो होता है गहरे भूरे रंग का होता है और इनका स्वभाव होता है कि ये काफ़ी हर्ड में भी रहते हैं, कभी अकेले भी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सुबह और शाम में कॉल बहुत अजीब तरह का आवाज़ निकालते हैं जो और हिरणों की प्रजाति से इन्हें भिन्न करता है। एक मुख्य बात होती है बार्किंग डियर में, एक नर जो होते हैं उनके अपर कैनाइन जो ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो बाहर निकले हुए रहते हैं और मादा में ये नहीं पाया जाता है। बार्किंग डियर के जो सींग होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और बार्किंग डियर के सर पर एक भी शेप का आकार बना हुआ रहता है जो और हिरणों की प्रजाति से इसे बिल्कुल अलग करता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव में हम लोग इनको घास, पत्ते, अनाज इत्यादि देते हैं। ये फल भी खाते हैं। घास, पत्ते, अनाज प्रमुख रूप से इन्हें दिया जाता है। यहाँ मल्टीग्रेन्स भी मिक्सचर भी हम लोग बना करके देते हैं। गर्मियों में इनके लिए पानी की सुविधा भी की गई है ताकि ये गर्मी महसूस ना कर सकें।
संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज चिंपैंजी एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। चिंपैंजी मानव गोरिल्ला और ओरांगुटान की तरह होमिनिडे परिवार का सदस्य है जो लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गया था। वर्तमान में चिंपैंजी की 2 प्रजातियां हैं। एक प्रजाति का नाम है पैन पैनिस्कस जो एक आम चिंपैंजी है और दूसरी प्रजाति का नाम है बोनोबो जो कॉन्गो के जंगल में रहता है। चिंपैंजी जिसे आम बोलचाल की भाषा में कभी-कभी चिंप भी कहा जाता है, बोनोबो, गोरिल्ला, मानव और ओरांगुटान के साथ होमिनिडे परिवार के सदस्य हैं। आम नर चिंपैंजी की ऊंचाई खड़े होने पर 5.6 फीट तक होती है और इसका वजन अधिक से अधिक 70 किलोग्राम होता है। मादा चिंपैंजी नर चिंपैंजी से कुछ छोटी होती है। आम चिंपैंजी के लंबे हाथ फैलाए जाने पर शरीर की ऊंचाई से अधिक 1.5 गुना अधिक होते हैं और चिंपैंजी के हाथ इसके पैरों से लंबे होते हैं। ये अपने लंबे शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल पेड़ों पर चढ़ने के लिए करती है। जमीन पर चिंपैंजी आम तौर पर अपने सभी चारों हाथ पैरों पर अपनी उंगलियों की गांठों का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं और सहारे के लिए हाथों को भींच कर रखते हैं। इसकी खाल काली होती है। चेहरे, उंगलियां, हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे बाल रहित होते हैं और चिंप के पास पूंछ नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चिंपैंजी नेचुरली इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ये मूलतः अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, कुछ अफ्रीकन में, और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। पटना चिड़ियाघर में काफ़ी आकर्षण का केंद्र है और ये 2013 में ये एक नर और एक मादा चिंपैंजी को नंदनकानन जू से लाया गया था और ये अभी लगभग 10 साल के 8 से 10 साल इनकी उम्र हो गई है और इनका नाम जो मेल है उसका नाम कार्तिक है और फीमेल का नाम सुभद्रा है। कम जू में ही इंडिया में चिंपैंजी हैं और इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। इनके खाने का, इनका डाइट का, सब कुछ का विशेष ख्याल रखा जाता है। सर्दी तथा गर्मी में इनका डाइट विशेषकर चेंज होता जाता है उसी के हिसाब से। और जो मैच्योरिटी है इनमें 8 से 10 साल में ये मैच्योर हो जाते हैं और इनका एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 40 साल तक होता है। चिंपैंजी अनेक नर और मादा वाले सामाजिक समूहों में रहते हैं जिन्हें समुदाय कहा जाता है। समुदाय के भीतर एक निश्चित सामाजिक पदानुक्रम होते हैं जो एक सदस्य की सामाजिक स्थिति और दूसरों पर उसके प्रभाव से निर्धारित होता है। चिंपैंजी मनुष्य के
गैर शाब्दिक संवाद की तरह स्वरों के उच्चारण, हाथ के इशारों और चेहरे के हाव भाव के प्रयोग से आपस में संवाद करते हैं। आम वयस्क चिंपैंजी, विशेष रूप से नर, बहुत ही आक्रामक हो सकते हैं और ये अपने क्षेत्र के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।